नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज पटना में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की अहम बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया, जबकि विजय कुमार सिन्हा को उपनेता की जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रस्ताव का समर्थन प्रेम कुमार, रामकृपाल यादव, कृष्ण कुमार, ऋषि, संगीता कुमारी, अरुण शंकर प्रसाद, मिथिलेश तिवारी, नितिन नवीन, वीरेंद्र कुमार, रमा निषाद, मनोज शर्मा और कृष्ण कुमार मंटू सहित कई विधायकों ने किया। विधायक दल की बैठक के बाद अब सम्राट चौधरी के बिहार उप मुख्यमंत्री बनने की संभावना और मजबूत हो गई है। वे फिलहाल बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पिछड़ी जाति से आते हैं। वहीं विजय सिन्हा भूमिहार समुदाय से आते हैं और मौजूदा समय में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। मुंगेर विधानसभा सीट से पहली बार बीजेपी के विधायक बने कुमें प्रणय ने आज हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद बताया कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया, जबकि विजय कुमार सिन्हा को उपनेता की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि मजबूत नेतृत्व के साथ पार्टी राज्य के विकास के लिए एकजुट होकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया है, वही ऐतिहासिक है। अभी सरकार गठन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन जनता ने जो विश्वास दिया है उसके अनुरूप काम करने की तैयारियां बीजेपी पूरी गंभीरता से कर रही है। कुमार प्रणय ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव और विकास चाहती है। इसी उम्मीद के साथ लोगों ने एनडीए को मजबूत जनादेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि आगामी सरकार से जनता की बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और बीजेपी उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। आने वाले दिनों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। कुमार प्रणय ने विश्वास जताया कि एनडीए की बनने वाली सरकार बिहार को विकास के नए रास्ते पर ले जाएगी और जनता की हर अपेक्षा को पूरा करने का प्रयास करेगी। राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को तय करना है। आगे आने वाले समय में ये जो प्रक्रिया है वो भी पूरी कर ली जाएगी। सरकार आज विधानमंडल दल के नेता और उपनेता का सर्वानुमति से चुनाव हुआ। आने वाले सभी प्रक्रियाओं को सर्वानुमति से तय करेंगे। आज जो एनडीए को इतनी बड़ी बहुमत आई है, जो डबल इंजन की सरकार ने जो बिहार में विकास किया, उस विकास पर बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में बिहार विकसित बिहार बनाने के लिए एनडीए सरकार लगातार प्रयास करती रही है और तेजी से प्रयास करती है। मैं मुंगेर की जनता की कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने एनडीए पर भरोसा जताया, एनडीए के राष्ट्रीय नेतृत्व, एनडीए के प्रदेश नेतृत्व पर भरोसा जताया और भरपूर आशीर्वाद एनडीए को दिया। इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पाटिलपुत्र स्थित कैंप कार्यालय में महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी को मिली हार की जिम्मेदारी खुद ली है। कहा कि हम लोग व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सके, हमारी सोच में कुछ गलती हुई होगी। यह जिम्मेवारी मेरी है और मैं खुद इसे स्वीकार करता हूँ। जीतने वालों को बधाई देते हुए हमारे लिए यह आत्मचिंतन का समय है। जिन लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सके उनसे क्षमा मांगते हैं। साथ ही प्रायश्चित के तौर पर 20 तारीख को भितिहरवा आश्रम में एक दिन का सामूहिक उपवास रखेंगे। साथ ही कहा कि चुनाव में हमें वोट नहीं मिला, लेकिन वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। हमने कुछ गुनाह नहीं किया है। बिहार में जहां सिर्फ जाति धर्म की राजनीति होती है, वहाँ हमने मुद्दों की राजनीति की है। इस बार भी जो ऐसा करके जीते हैं, अब उन्हें हिसाब देना ही होगा। उन्होंने अपने राजनीतिक छोड़ने वाले बयान पर किए गए पत्रकारों के सवाल का जवाब भी दिया। कहा कि महाभारत में पांडवों के साथ भगवान थे, फिर भी अभिमन्यु को घेर कर मार दिया गया, लेकिन फिर भी अभिमन्यु को मारने वालों की जीत नहीं हुई। जीत आखिरकार पांडवों की हुई। मैं बिहार छोड़ने वाला नहीं हूँ। 3 साल में जितनी मेहनत किए हैं उससे 2 गुनी मेहनत करेंगे। पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। हम लोग सामूहिक तौर पर हारे हैं और आत्मचिंतन का समय है। हम लोग भी चिंतन करेंगे। जो लोग जीत कर आए हैं उनको खूब बधाई। जनता ने अपने लिए अपना रास्ता चुना है, अपने लिए सरकार चुन ली है।
अब नीतीश जी और भाजपा के लोगों पर जिम्मेवारी है कि बिहार में जिन बातों को लेकर वो सत्ता में आए हैं, बिहार में तरक्की हो, बिहार में भ्रष्टाचार से जो जनता जूझ रही है भ्रष्टाचार खत्म हो, यहाँ पर लोगों के लिए रोजी रोजगार हो और सबसे बढ़ के जो मुद्दा है पलायन का, बिहार से पलायन बंद हो। हम लोगों से जो गलती हुई है, जिन लोगों ने जन स्वराज के विचार पर इस सोच से इस प्रयास से जुड़कर एक सपना देखा था, एक उनकी सोच बनी थी, उनकी आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है, उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफी मांगता हूं कि मैं आपके सपनों के आधार के अनुसार, आपके सोच के अनुसार वो व्यवस्था बनाने में नाकामयाब रहा हूं। सहरसा दौरे पर पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से देश को बचा लेने का आग्रह करते हुए उनसे प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने की नसीहत दी है और बगैर कोई शर्त के बिहार में मुख्यमंत्री के बेटे निशांत के नेतृत्व में चिराग पासवान या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी नहीं संभले तो आने वाले 6 माह तक भारतीय जनता पार्टी जेडीयू समेत सभी पार्टियों को तोड़ देगी। हम नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि कल उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं सौंपा। उन्होंने बीजेपी की चाल को अच्छे तरीके से समझ लिया है। समय रहते हुए नीतीश जी संभल गए, नहीं तो उनकी पार्टी की सीट भी गायब हो जाती। आपकी लालू जी सबकी एक विचारधारा थी, बिना शर्त, बिना किसी भी कौज के आप आइए और बचाइए इस देश को। हम तो चाहेंगे, चिराग जी को भी मौका है कि देश का प्रधानमंत्री बने नीतीश कुमार जी, यही मौका है। और कोई संभाले, युवा तुर्क जो भी संभाले, तेजस्वी जी संभाले, निशांत को आप दे दीजिए। हम आग्रह करेंगे नीतीश जी से, इस देश को बचाने के लिए आप आगे आए थे भविष्य में पहले भी, और अब इस देश के लोकतंत्र को बचा लीजिए। और इंडिया गठबंधन से हम कहेंगे कि नीतीश कुमार जी को केंद्र ले जाइए और यहाँ निशांत और चिराग, तेजस्वी जी को बैठ करके सरकार बनाए, तय करे और इस संविधान और लोकतंत्र को बचाए। अब जरूरत है लोग। बिहार एसटीएफ के नारकोटिक सेल ने मुजफ्फरपुर में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा के नेतृत्व में अहियापुर थाना पुलिस के द्वारा की गई इस कार्रवाई में कुल 1016 ग्राम हेरोइन और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एसटीएफ के द्वारा सूचना मिली कि 2 मादक पदार्थ तस्कर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड की ओर बड़ी मात्रा में हेरोइन लेकर जा रहे थे। सूचना मिलते ही एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम में अहियापुर थाना पुलिस को भी शामिल किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बैरिया बस स्टैंड के पास दोनों तस्करों को दबोच लिया। गिरफ्तार तस्करों की पहचान राजेश्वर पंडित और पूनम देवी के रूप में हुई है। गिरफ्तार पूनम देवी पूर्व में भी मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में जेल जा चुकी हैं। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। किशनगंज शहर में एक बार फिर चिटफंड कंपनी की बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। शहर के हलीम चौक पर पावर ग्रिड के ठीक सामने मोहम्मद जसीम के मकान में शुभारंभ चिटफंड कंपनी द्वारा कार्यालय बनाया गया था, जहां सैकड़ों गरीब महिलाओं से लोन दिलाने के नाम पर 40 से 50 हज़ार रुपये तक के स्कैनर के माध्यम से जमा करवाए, जिसका प्रमाण कई लोगों के मोबाइल में है। और जब मोटी रकम जमा हो गई तो अचानक कार्यालय बंद कर फरार हो गए। चिटफंड कंपनी के कर्मी और मंगलवार सुबह जब पीड़ित महिलाएं और उनके परिजन पैसे वापस लेने या लोन की किस्त जमा करने पहुंचे तो ऑफिस पर ताला लटका मिला। इसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और पत्थरबाजी की।
गुस्साए लोगों ने किशनगंज बहादुरगंज मुख्य मार्ग को कुछ देर के लिए जाम कर दिया। हंगामा बढ़ता देख टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम को खुलवाया। पुलिस ने आश्वासन दिया कि शिकायत मिलते ही तुरंत एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की जाएगी। दिया था मणिजान, वहाँ बोले कि हमको 5,000 रुपया दीजिए, हम आपका अकाउंट खोलेंगे, उसके बाद हम आपको 1.5 लाख रुपया देंगे। तो हमको विश्वास हो गया सर। हम क्या जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा कीजिएगा ये व्यवहार। हमको मालूम नहीं है ना सर, हमारे साथ छोटा बच्चा है। हम यही समझते हैं कि चल पैसा लेकर कोई काम हो जाएगा तो अच्छा सफल रहेगा, अपना हस्बैंड को अच्छा लगेगा। हम किसी के पास से पैसा लेके तब दिए हैं सर, कर्ज पे उठा के। मकान मालिक को सब कुछ पता है सर, हमको अंदर नहीं जाने देते हैं। राज्य में 21 नवंबर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू हो रहा है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस राज्यव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ झारखंड के पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड से करने वाले हैं। तो वहीं इस संबंध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता मनोज पांडे ने राज्य स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए खुलकर जानकारी दी। बिहार चुनाव के बाद झारखंड महागठबंधन की समीक्षा और सरकार बदलने की संभावनाओं पर राजधानी रांची स्थित झामुमो कार्यालय में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज पांडे ने मीडिया के बीच आकर बड़ा बयान दिया है और ये बताया है कि समीक्षा के संबंध में आखिरी फैसला पार्टी के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का होगा। तो वहीं इस बीच उन्होंने लालू परिवार में हो रहे झगड़े को उनका निजी मामला बताया है। पारिवारिक जो विभेद है या पारिवारिक डिफरेंसेस है उसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। ये किसी भी परिवार में, किसी के घर में भी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं। तो मुझे लगता है ये नितांत व्यक्तिगत मामला है लालू यादव के परिवार का और इसका निराकरण भी उन्हीं लोगों को ढूंढना है। तो इस पर कोई राजनीतिक परिचर्चाएं राजनीतिक परिचर्चा की बात नहीं है, लेकिन इसके पृष्ठभूमि में राजनीति है और चुनाव की करारी हार है कहीं ना कहीं। देखिए, इस चीज का पूर्वानुमान या इस चीज का अनुमान तो तेजस्वी यादव जी को भी होगा, लालू यादव जी जो मुखिया है परिवार के उनको भी होगा। क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई, क्यों मानसिक आघात वहाँ जो परिवार के सदस्य हैं उनको लगा, क्यों इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो मुझे लगता है ये परिवार का मामला है, परिवार के लोग मिल बैठकर सॉर्ट आउट कर लेंगे, ऐसा उम्मीद है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अब खुद डॉक्टर की भूमिका में राज्य के सभी सदर अस्पतालों में नजर आएंगे। साथ ही वो अस्पताल के ओपीडी में मरीजों का इलाज भी करेंगे। दरअसल ये बड़ा पहल करते हुए खुद स्वास्थ्य मंत्री ने बीते कल राजधानी रांची स्थित रिम्स अस्पताल पहुंचे। कहा कि शायद वे देश के पहले स्वास्थ्य मंत्री हैं जो खुद ओपीडी में बैठकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ये कदम पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता के विश्वास को बढ़ाने के लिए है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने राज्य के सभी सदर अस्पतालों में क्रमवार ओपीडी में बैठने का फैसला लिया है, जिससे मरीजों के साथ सीधा संवाद होगा और डॉक्टर्स का भी मनोबल बढ़ेगा। तो वहीं नया ओपीडी रोस्टर जल्द जारी होगा। डॉक्टरों की उपस्थिति, समय पालन और सेवा भाव की सख्त मॉनिटरिंग होगी। इसके अलावा इरफान अंसारी ने रिम्स में सेवारत डॉक्टर्स के प्राइवेट प्रैक्टिस पर भी नाराजगी जाहिर कर उन्हें रिम्स छोड़ने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी जगह दूसरे अच्छे डॉक्टर्स लाए जाएंगे, लेकिन किसी भी हाल में रिम्स की व्यवस्था को खराब करने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि रिम्स में बड़ी संख्या में मैन पावर की कमी है, इसका आकलन कर जल्द पदों को भरा जाएगा। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 6 महीने में एक्सपायर होने वाली दवाइयों का स्टॉक भी मिलने पर कार्रवाई होगी। गोड्डा मुफस्सिल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूटपाट और डकैती की योजना बना रहे अपराधियों के गिरोह को दबोच लिया है। पुलिस ने मौके से 5 अपराधियों को 2 देसी कट्टा और जिंदा गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। हेडक्वार्टर डीएसपी जेपीएन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवकों को धर दबोचा। डीएसपी के अनुसार सभी गिरफ्तार आरोपी लूटपाट की योजना बनाने के दौरान ही पुलिस के रडार पर आ गए थे और उसी समय
हथियारों सहित दबोच लिया गया। खैरागढ़ क्षेत्र में जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर जिला पंचायत सदस्य शताक्षी देवव्रत सिंह के ग्रामीणों के साथ कलेक्टर के नाम संयुक्त कलेक्टर सुमन राज को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 09 जाला बांधा की कई महत्वपूर्ण सड़कें अत्यंत खराब स्थिति में हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को आवागमन, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में 3 प्रमुख मार्गों के तत्काल निर्माण और सुधार की मांग की गई है। खैरागढ़ राजना दंगाव मुख्य मार्ग से ग्राम दबका पहुंच मार्ग का नवनिर्माण, खैरागढ़ जाला बांधा मुख्य मार्ग से ग्राम मुतेड़ा नौगांव मार्ग पर नई सड़क निर्माण, खैरागढ़ जाला बांधा मार्ग से मंदरा कुही होते हुए ग्राम पाडुका तक की जर्जर सड़क के पुनर्निर्माण की मांग शताक्षी सिंह के कलेक्टर कार्यालय पहुंचने पर अन्य क्षेत्रों से आए ग्रामीण भी उनसे मिलने आए और अपनी समस्याएं रखी। उन्होंने प्रत्येक समस्या पर गंभीरता से सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों से तुरंत बात कर समाधान का भरोसा दिया। उन्होंने संयुक्त कलेक्टर से आग्रह किया कि उल्लेखित सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल कर शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके और आवागमन सुविधाजनक हो सके। कि आज हम असल में कलेक्टर महोदय जी को एक सूचना देने आए थे कि खैरागढ़ से जो 3 एक जो मुख्य मार्ग जो मेरे जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 जाल बांधा में कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनका नवनिर्माण होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ग्राम दबका की जो रोड है उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और उसी के साथ साथ नवागांव जाने के लिए तो रोड ही नहीं है। तो और इसी के साथ साथ ग्राम मदरा कुही से पांडुका जाने वाली जो रोड है उसकी सड़क तो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वहाँ पे कई ऐसे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं और वहाँ से लोगों का आना जाना होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं। इन रोडों का नवनिर्माण किया जाए ताकि ये जो दिक्कतें हो रही हैं ग्रामवासियों को उससे उनको छुटकारा मिल सके। और बस यही मांग करने आए थे और जल्द से जल्द हमें आशा है कि इसका कुछ न कुछ निराकरण किया जाएगा। अन्नदाता कहे जाने वाले किसान अब आधुनिकता को अपनाते हुए लगातार अपने आय में वृद्धि कर रहा है। पारंपरिक कृषि को पीछे छोड़ अब किसान लगातार आधुनिक तकनीकों को खेती कर रहे हैं, जिससे न केवल समय की बचत होती है बल्कि पानी और जमीन की उर्वरक क्षमता भी बढ़ने लगी है। कुछ ऐसे ही राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम गातापार खुर्द में रहने वाले किसान सुरेश सिन्हा, जिन्होंने पारंपरिक कृषि को पीछे छोड़ उन्नत तरीके से खेती करना शुरू किया है। किसान सुरेश सिन्हा पहले पारंपरिक रूप से अपने खेत में धान की फसल उगाया करते थे, परंतु पारंपरिक कृषि को पीछे छोड़ अब कुछ वर्षों से उन्होंने आधुनिक रूप से अपने खेत में सब्जियों की उपज लेना शुरू किया है, जिसके बाद उनके आय में वृद्धि हुई है। सुरेश हाल ही में पॉली हाउस तकनीकी का उपयोग कर टमाटर और फूल गोभी उगा रहे हैं, साथ ही आधुनिक रूप से लौकी की भी उपज कर रहे हैं। आधुनिक खेती को लेकर सुरेश ने शासन से मांग की कि शासन द्वारा कृषि से जुड़े सभी योजनाओं का बृहद रूप से प्रचार प्रसार किसानों तक होना चाहिए, जिससे कि सभी किसानों को उनकी योजनाओं का लाभ मिल सके, क्योंकि कृषि कार्य में सबसे ज़्यादा खर्च मजदूरों पर होता है। ऐसे में शासन द्वारा सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाने वाले कृषि संयंत्र गांव-गांव में कृषि में क्रांति लाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। वहीं सुरेश ने किसानों में यह भी अपील करी कि वह पारंपरिक रूप से धान की फसल को छोड़कर सब्जी की फसल लें, जिससे कि पानी की बचत के साथ साथ ही कम समय में उपज कर ज़्यादा आय अर्जित किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है राजनांदगांव जिले के गातापार खुर्द के किसान सुरेश सिन्हा जी। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से टमाटर की खेती में मुनाफा किए हैं और इस साल उन्होंने कितने लाख रुपए का टमाटर बेचे हैं और उसके साथ साथ अन्य चीज का भी, जैसे टमाटर हो गया, लौकी हो गया, फूल गोभी हो गया, ये सब चीज का फसल उसने किया है शासन का सहयोग से। आइए हमसे चर्चा करते हैं किस प्रकार से उन्होंने किया है। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश कुमार सिन्हा, ग्राम गातापार खुर्द, विकासखंड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव का किसान हूँ। जो मैंने टमाटर की खेती कर रहा हूँ इस समय। पहले कम एरिया में टमाटर का खेती करते थे, लेकिन अभी इसके आमदनी को देखते देखते मैंने एरिया बढ़ाया, जिससे अच्छा आमदनी हो रहा है।
इस समय मैंने राजस्थान गया था, जयपुर, वहाँ से पॉली हाउस के बारे में देखा। उसको आकर मैंने पॉली हाउस लगाया, जिससे 50% गवर्नमेंट का अनुदान है इसमें। और इसमें टमाटर लगाया हूँ, सिंजेंटा कंपनी का माल्या वैरायटी है, जो अधिक अच्छा उत्पादन दे रहे हैं। गवर्नमेंट शासन से यही कहना चाहें कि किसान को जो सब्सिडी है, कृषि यंत्र है, बहुत सारे ऐसे योजना है, ड्रिप है, इसमें दे रहे हैं। इसको और प्रचार प्रसार अच्छे से करें और इसमें सब्सिडी किसान को दे। ये थे सुरेश सिन्हा जी, गातापार खुर्द के किसान। मैं विपुल कनिया, APN न्यूज, राजनांदगांव। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मजा चखाने वाला एक फौजी अपनी ही पत्नी की प्रताड़ना से दुखी हो गया है। फौजी ने ग्वालियर पुलिस से अपनी पत्नी से बचाने की गुहार लगाई है। फौजी का आरोप है कि उसकी पत्नी का जीजा से अवैध संबंध है और अब उसे डर है कि कहीं उसका हाल इंदौर के राजा रघुवंशी कांड की तरह ना हो। पुलिस ने फौजी की शिकायत पर मामले की जांच का भरोसा दिलाया है। दरअसल ग्वालियर के रहने वाले एक फौजी ने अपनी पत्नी से बचाने की गुहार लगाई। गोला का मंदिर इलाके में रहने वाला देवेंद्र सिंह राजावत भारतीय फौज का सिपाही है। देवेंद्र ने पुलिस को दिए आवेदन पर बताया कि 25 अप्रैल 2025 को उसकी शादी औरैया जिले में रहने वाली वंदना चौहान के साथ हुई थी। वंदना मुरैना के सरकारी अस्पताल में नर्स के पद पर तैनात है। फौजी का आरोप है कि उसकी वंदना ने जायदाद और प्रॉपर्टी हड़पने की नीयत से प्लान तरीके से उससे शादी की। फौजी का आरोप है कि 25 अप्रैल को शादी के बाद वंदना ने सुहागरात के पहले उससे प्रॉपर्टी आदि के बारे में पूछताछ की। जब उसने बताया कि सारी संपत्ति मां के नाम है तो नाराज होकर पत्नी झगड़ा कर अकेली जाकर सो गई। 2 दिन बाद ही उसे पता चला कि पत्नी का उसके जीजा से संबंध है। शादी के 4 दिन बाद 29 अप्रैल को उसकी बहन अंजना ने जहर खा लिया, जिसकी मौत हो गई। वंदना ने अपने जीजा के यहाँ जाने की जिद की तो फौजी देवेंद्र ने उसे रोक दिया, जिस पर वंदना ने अपने मायके वालों से पति के द्वारा मारपीट करने की शिकायत की। उसी दिन वंदना के भाई उपेंद्र सिंह, पिता और अन्य लोगों ने आकर देवेंद्र के साथ मारपीट कर दी। अब पत्नी और उसका जीजा फौज को झूठा केस में फंसाने की धमकियां देकर 50 लाख रुपए मांग रहा है। फौजी की शिकायत के बाद ग्वालियर पुलिस ने इस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। पुणे जमीन घोटाला मामले की रिपोर्ट सामने आ गई है और इसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में यह सवाल उठने लगा है कि क्या उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को क्लीन चिट दे दी गई है। पिछले कुछ दिनों से कथित पुणे जमीन घोटाला महाराष्ट्र में चर्चा का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस घोटाले में पार्थ पवार का नाम सामने आने के बाद विपक्ष ने अजीत पवार से इस्तीफे की मांग की थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब मिली जानकारी के अनुसार मुंडवा जमीन गैर व्यवहार मामले की मुहर विभाग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट में दिग्विजय पाटिल, शीतल तेजवानी और रविंद्र तारू का नाम शामिल है और तीनों पर आरोप भी दर्ज किए गए हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में पार्थ पवार का नाम कहीं नहीं है, उनका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसी वजह से अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या पार्थ पवार को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है। यह जांच राजेंद्र मुठे की अगुवाई में की गई थी और अब पूरी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा झटका लगा है। दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई सत्र न्यायालय के विशेष MP MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। नवाब मलिक का नाम सीधे मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा था और इसी मामले में उन्हें 2022 में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वे जमानत पर बाहर हैं। ED का आरोप है कि दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर, उसके सहयोगी सलीम पटेल, 1993 मुंबई ब्लास्ट आरोपी सरदार खान और नवाब मलिक ने मिलकर गोवा वाला कंपाउंड की 3 एकड़ जमीन मुनीरा प्लम्बर नामक महिला से साजिश के तहत हड़पी थी। विशेष कोर्ट में सुनवाई के दौरान मलिक के वकीलों ने अदालत को बताया कि उन्होंने कुछ जरूरी दस्तावेज ED से मांगे हैं और इस संबंध में हाई कोर्ट में भी अपील की गई है। लेकिन इसके बावजूद अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय करने का निर्णय सुना दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। महाराष्ट्र में अंबरनाथ के जावसई इलाके में एक युवक पर 8 लोगों की टोली ने तलवार और कोयते जैसे धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया।
पीड़ित सुधीर ओम प्रकाश सिंह फुलेल नगर वाड़ी में अपने परिवार के साथ रहते हैं और उनका इलाके में एक तबेला है। हमले के पीछे कोई आपसी रंजिश बताई जा रही है। दरअसल सुधीर अपनी गाड़ी की टूटी हुई वेल्डिंग का काम कराने के लिए घर के पास की दुकान पर गए थे। तभी अचानक मोटरसाइकिल पर सवार 9 युवक आए और उन्होंने सुधीर पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों के पास तलवार, कोयता जैसे घातक हथियार थे। उन्होंने मारने के इरादे से पीड़ित पर हमला किया। हमले में सुधीर सिंह की पीठ, हाथों और पैरों पर गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें उल्लासनगर के सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावरों ने भागते समय पीड़ित की मोटरसाइकिल पर भी वार किए। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें हमला साफ दिखाई दे रहा है। इस मामले में अंबरनाथ पश्चिम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने हमलावरों की टोली की तलाश तेज कर दी है। शहर में बढ़ती गुंडागर्दी के कारण नागरिकों में भय का माहौल फैल गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।